हेलो दोस्तों, लक्ष्य जेआरएफ में आपका स्वागत है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम बात कर रहे थे जेएस मिल के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बात करते हैं जेएस मिल के उपयोगितावादी संबंधी विचार के बारे में। मिल अपने उपयोगितावादी संबंधी जो विचार हैं वो अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में दिए हैं। मिल का उपयोगितावादी जो विचार है वो बेंथम के उपयोगितावाद के संदर्भ में दिए हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि मिल के जो पिता थे वे बेंथम के अनुयायी थे। अतः जेम्स मिल जेएस मिल की जो शिक्षा दीक्षा है वो इसी आधार पे की गई थी कि वे वो बेंथम की जो उपयोगितावाद है उसको अच्छे जानकार बनेंगे या उसको आगे बढ़ाएंगे। तो बेंथम का जो उपयोगितावादी विचार है या मिल उसमें जो भी संशोधन करते हैं उसके बारे में हम पॉइंट वाइज तरीके से समझेंगे। तो बेंथम मानते हैं कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, उनमें गुणों की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं होता है। यदि किन्हीं दो सुखों की मात्रा समान होती है तो पुष्पिन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य का पाठ करना। मतलब कि बेंथम कहते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी खेल में या किसी भी चीज़ में मनुष्य की जो सुख होती है वो समान होती है, उसमें गुण की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर जो मनुष्य सुखी रह रहा है, मनुष्य खुश रह रहा है तो पुष्पिन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना कि काव्य पाठ करना। लेकिन मिल बेंथम की इस मत से सहमत नहीं है। मिल मानते हैं कि सुखों की मात्रा के साथ साथ गुणों का भी अंतर होता है। मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट मूर्ख मनुष्य की तुलना में जो है असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा अच्छा है। मिल मानते हैं कि सुख जो होता है वो गुण की दृष्टि से उच्च और निम्न दोनों तरीके से होता है। जैसे कि विशिष्ट लोग जो होते हैं, जिन बातों में उनको सुख मिलता है मूर्ख लोगों को सुख से कहीं ज़्यादा उच्च होता है। जो विशिष्ट लोग होते हैं उनको जिन बातों में सुख मिलता है वह सुख जो है मूर्ख लोगों के सुख से ज़्यादा उच्च होता है। मिल यह भी मानते हैं कि जिन लोगों को उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों प्रकार के सुख का अनुभव हो जाता है वे उच्च स्तरीय सुखों का ही अधिक चाह रखते हैं। मिल कहते हैं कि शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इससे क्या होता है कि मानसिक शांति मिलता है तथा ये जो है वो अधिक स्थायी और सुरक्षित रहता है। मतलब मिल जो हैं वो मानते हैं कि सुखों की मात्रा, बेंथम मानते हैं कि सुख में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुणों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन बेंथम के इस मत से जो है मिल सहमत नहीं होते हैं। मिल मानते हैं कि सुखों की मात्रा के साथ गुणों का भी अंतर होता है। मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट मूर्ख मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं ज़्यादा अच्छा है। मिल सुख को जो है सुख के गुण जो होता है उसको उच्च और निम्न दोनों तरह से मानते हैं। मिल कहते हैं कि शारीरिक आनंद से बौद्धिक आनंद ज़्यादा अच्छा होता है। बौद्धिक आनंद से क्या होता है कि मानसिक शांति मिलती है और ये अधिक स्थायी और सुरक्षित होता है। बात करते हैं बेंथम के दूसरे पॉइंट के जो उपयोगितावाद में दिए थे। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया है। वह सभी कार्यों का आधार सिर्फ सुख और दुख को मानते हैं। मिल जो हैं इस बात से भी सहमत नहीं होते हैं। मिल मानते हैं कि सुखी व्यक्ति वे होते हैं जो अपनी प्रसन्नता के स्थान पे दूसरों की प्रसन्नता, मानव जाति के उत्थान के लिए अपने कार्य करते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी नहीं बल्कि नैतिक प्राणी होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक और जहां बेंथम अपने उपयोगितावादी विचार में नैतिकता को कोई स्थान नहीं देते हैं, वहीं मिल जो है मनुष्य को एक भावनात्मक और नैतिक प्राणी मानते हैं। मिल मानते हैं कि मनुष्य सदैव सुख और दुख के आधार पर ही कार्यों को प्रमुखता देता है। जो उनके मन के अनुरूप होता है वही दूसरों को सुखी बनकर या दूसरों की भलाई करके अधिक प्रसन्न होते हैं। मिल मानते हैं कि सुखी व्यक्ति वो होता है जो अपनी प्रसन्नता के स्थान पर दूसरों की प्रसन्नता वह मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल कहते हैं कि सुख का मार्ग जो है वो स्वकेंद्रित नहीं होता है। मतलब कि जो
सुख है वह मनुष्य के सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, बल्कि वह दूसरों पर भी केंद्रित रहता है, क्योंकि मनुष्य जो है स्वार्थी नहीं है, वो एक नैतिक प्राणी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो बेंथम अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में सुख और दुख के 5 बाह्य स्रोत बतलाते हैं। 5 बाह्य स्रोत बतलाते हैं। ये बाह्य स्रोत क्या है, इसके बारे में देखते हैं। प्राकृतिक, राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक। बेंथम मानते हैं कि सुख और दुख के लिए 5 बाह्य कारण ही महत्वपूर्ण होते हैं। बाहरी जो कारण होते हैं उन्हीं से व्यक्ति सुखी रहता है या दुखी रहता है। वो 5 कारण वही है कि प्राकृतिक, राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक। मिल जो हैं बेंथम के इस मत से भी सहमत नहीं होते हैं। मिल कहते हैं कि इन 5 बाह्य स्रोतों के अलावा मनुष्य में जो है सुख दुख के आंतरिक स्रोत भी होते हैं। आंतरिक स्रोत क्या है कि मनुष्य में कर्तव्य की भावना जो है सुख दुख का आंतरिक स्रोत है। तो मिल कहते हैं कि मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले अथवा बाद में अपनी नैतिकता से अपने कार्य की अच्छाई या बुराई की जो है जांच करता है। यही कारण होता है कि मनुष्य जब कोई गलत कार्य करता है तो बाद में अपने मन में दुख व ग्लानि का अनुभव करता है, लेकिन वही मनुष्य अगर जो कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे सुख व खुशी मिलती है। तो बेंथम अपने उपयोगितावाद का अगला जो पॉइंट रखते हैं, तो बेंथम मानते हैं कि राज्य की जो नीतियां होती हैं, जो राज्य है वो अपनी नीतियां, अपने कार्यों एवं कानूनों का आधार जो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत पे बनाना चाहिए। लेकिन मिल कहते हैं कि राज्य की सिर्फ नीतियां, कार्य या कानून जो है अधिकतम व्यक्ति या अधिकतम सुखों के सिद्धांत पे नहीं होना चाहिए। मिल मानते हैं कि व्यक्ति को भी अपने समस्त कार्यों के लिए इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। मिल मानते हैं कि व्यक्ति भी अपने समस्त कार्यों के लिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाले सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इस तरह मिल मात्र व्यक्तिगत सुख की धारणा जो होती है, अपने लिए करने की जो धारणा है उसको अंत करते हैं और मानते हैं कि व्यक्ति एवं समाज के हित के लिए व्यक्ति के स्तर पे एकता स्थापित हो। मानवता, बुद्धि, तर्क की दृष्टि से बेंथम जो है, मिल जो है वो बेंथम से अधिक अच्छा प्रतीत होते हैं। बेंथम जो है सिर्फ राज्य को यह कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करें, वहीं पे मिल जो है वो व्यक्तियों को भी अपने समस्त कार्यों के लिए इसी सिद्धांत के पालन करने के लिए कहते हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं कि बेंथम के अनुसार विभिन्न सुखों में मात्रा के साथ साथ गुणों का भी अंतर होता है, जबकि मिल का मत है कि गुणों का मापन संभव नहीं है, अतः सुख का मापन जो है वो भी संभव नहीं है। बेंथम ने विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर स्वीकारा था और इसी के आधार पर बोले थे कि विभिन्न सुखों में मात्रा के साथ साथ गुण का भी अंतर होता है। लेकिन मिल जो है वो मानते हैं कि गुण जो होता है, व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनका नापतोल करना संभव नहीं है, अतः सुख का मापन जो है नापतोल के द्वारा संभव नहीं है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो बेंथम ने जीवन का एकमात्र सर्वोच्च साध्य जो है सुख को माना है। बेंथम का मानना है कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है अधिकतम स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि क्या है, अधिकतम सुख की प्राप्ति है। तो बेंथम मानते हैं कि जब स्वतंत्रता के द्वारा सुख में वृद्धि हो तभी उस स्वतंत्रता को स्वीकारा जाना चाहिए, लेकिन जब स्वतंत्रता जो है सुख की वृद्धि में बाधक हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, नियंत्रित कर देना चाहिए। इस तरह जो है बेंथम सुख को साध्य और स्वतंत्रता को है साधन मानते हैं, लेकिन मिल जो है कहते हैं कि स्वतंत्रता स्वयं में साध्य होती है, यह सुख वृद्धि करने का साधन नहीं है। मिल मानते हैं कि सुख की तुलना में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का विशेष महत्व होता है और ऐसे विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। इस तरह जो देखते हैं कि मिल ने सुख की तुलना में स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मिल स्वतंत्रता में विशेषकर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अत्यधिक बल देते हैं।
अब बात करते हैं बेंथम के उपयोगितावाद के अगले पॉइंट की। तो बेंथम जो हैं वो आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं, जबकि मिल का मानना है कि सभी व्यक्ति न तो समान शक्ति व योग्यता रखते हैं और न ही सबके पास संपत्ति अर्जित करने के समान साधन हैं। अतः क्या करना चाहिए कि राज्य को निम्न वर्गों की दशा सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब कि बेंथम जो हैं वो आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप नीति का समर्थन करते हैं। बेंथम चाहते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, किंतु मिल बेंथम के इस मत से सहमत नहीं होते हैं और मानते हैं कि सभी व्यक्ति में न तो समान शक्ति न ही समान योग्यता होती है, ना ही सभी मनुष्यों के पास संपत्ति अर्जन करने के समान रूप से साधन होते हैं। अतः सभी व्यक्ति अपने आर्थिक हित के प्रति समर्थ नहीं होते हैं। अतः मिल चाहते हैं कि भूमि के बारे में निजी संपत्ति के परंपरा का अनुचित है। अतः राज्य जो है वो क्या करे, मजदूरों या निम्न वर्गों की दशा सुधारने के लिए कार्य करें। अब बात करते हैं मिल के लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि शासन के बारे में। तो मिल का जो है स्वतंत्रता के प्रति गहरा लगाव होता है और स्वतंत्रता के प्रति गहरे लगाव के ही कारण मिल जो है वो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, परंतु मिल बहुमत के शासन का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि प्रतिनिधि शासन का समर्थन करते हैं। मिल मानते हैं कि लोकतंत्र को सामाजिक प्रगति का शासन बनाने के लिए निर्वाचक मंडल का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। अतः मिल मानते हैं कि जब तक निर्वाचक मंडल शिक्षित नहीं होता है तब तक सार्वजनिक शक्ति जो है सुशिक्षित और विशिष्ट वर्ग को सौंपी जा सकती है। मतलब कि मिल जो है स्वतंत्रता के प्रति गहरा लगाव रखते हैं, इस कारण से वह लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में वे बहुमत के शासन का समर्थन नहीं करते हैं, वे प्रतिनिधि शासन का समर्थन करते हैं। मिल मानते हैं कि लोकतंत्र में सामाजिक विकास के लिए जो शासन होगा उसके लिए निर्वाचक मंडल, मतलब कि जिनको मत देने का अधिकार है, जो मत दे रहे हैं वे शिक्षित रहें, तो लोकतंत्र जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समाज की प्रगति करेगी। अतः मिल मानते हैं कि जब तक लोग अशिक्षित हैं तब तक निर्वाचक मंडल अगर जो शिक्षित नहीं है तब तक जो है सार्वजनिक शक्ति जो है, मतलब जो शासन संचालन के जो भी कार्य हैं वो सुशिक्षित या विशिष्ट वर्ग को सौंपी जानी चाहिए। मतलब पढ़े लिखे या जो सुशिक्षित हैं उनको शासन करने का अधिकार होना चाहिए। यह जो विशिष्ट वर्ग है या जो शासन करेंगे, जो शिक्षित लोग होंगे, वे क्या करेंगे, सार्वजनिक शिक्षा का समुचित प्रबंध करेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि जनसाधारण में शिक्षा के विस्तार के साथ साथ राजनीतिक उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा। मतलब कि मिल मानते हैं कि विशिष्ट वर्ग के हाथों में शक्ति होनी चाहिए और ये विशिष्ट वर्ग जो हैं वो शासन करेंगे तो उसमें शिक्षा का समुचित प्रबंध करेंगे, शिक्षा का अच्छे से व्यवस्था करेंगे, जिससे क्या होगा कि जनसाधारण में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो उनमें राजनीतिक जो उत्तरदायित्व होता है उसका भी स्तर बढ़ेगा। इससे क्या है कि इससे एक ऐसे स्वतंत्र समाज का उदय होगा या इससे एक ऐसा स्वतंत्र समाज बनेगा जिसमें कि स्त्री पुरुष जो हैं शासन के अधिकारों और कर्तव्यों के में जो है बराबर के हिस्सेदारी होंगे। मतलब कि जो मिल हैं वो स्त्री पुरुष में विभेद नहीं करते हैं, शिक्षा जो है वो सबके लिए सार्वजनिक रूप से सबके लिए सुलभ कराने की मांग करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो सबके लिए शिक्षा जो है अनिवार्य करते हैं। मिल अपनी प्रसिद्ध कृति जो है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, में कहते हैं कि प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत का समर्थन हुए कहते हैं कि मताधिकार का क्रमिक विस्तार की योजना प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि मिल अपनी पुस्तक कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो 1860 में प्रकाशित होता है में प्रतिनिधि शासन में
प्रतिनिधि शासन का समर्थन करते हैं और मताधिकार के क्रमिक विस्तार की योजना बनाते हैं। क्रमिक विस्तार की योजना मतलब कि वो बोलते हैं कि जनसाधारण को जो है जो सबसे पहले केवल स्थानीय मामलों पे मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि मत देने का अधिकार जो है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि स्थानीय मामलों पे वोट देने का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, और उसके अनुभव जो मिलेगा, कुशलता और बुद्धिमत्ता के विस्तार के साथ साथ जो भी उससे अनुभव मिलेगा, उनकी बुद्धि का जो भी विस्तार होगा, उसके साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय निर्वाचक मंडल के अंतर्गत पूर्णतः योग्यता प्राप्त नागरिक के रूप में प्रवेश मिलना चाहिए। मतलब कि मिल मानते हैं कि लोगों को मत देने का अधिकार जो है वो क्रमिक रूप से देना चाहिए। सबसे पहले जो है स्थानीय स्तर पे देना चाहिए, उससे लोगों के क्या है राजनीतिक जो जागरूकता बढ़ेगी, और उसके बाद से धीरे धीरे उनके मत का विस्तार करना चाहिए, और उसके बाद से जब वो समझ जाएं, जब वो शिक्षित हो जाएं, तब जो है उनको राष्ट्रीय निर्वाचन में उनको मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। मिल स्त्री और पुरुष दोनों के मताधिकार के समर्थक हैं। मिल मानते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र में केवल प्रतिनिधि शासन जो है वही उपयुक्त प्रणाली है। मिल मानते हैं कि विधानमंडल में अल्पमत की समुचित प्रतिनिधित्व के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और बहुल मतदान प्रणाली का समर्थन करते हैं। मतलब कि मिल जो हैं वे विधानमंडल में जो अल्पमत से हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, उनके लिए क्या है समुचित प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करते हैं और बहुल मतदान प्रणाली का समर्थन करते हैं। मिल मानते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने और अंक गणित के आरंभिक ज्ञान से शून्य होता है, उनको मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मिल मानते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने और अंक गणित के आरंभिक ज्ञान से शून्य है, उनको मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पढ़ाई का या जो शिक्षा है उसका अधिकार जो है सबके लिए सुलभ होना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि विशाल जनसंख्या जो है वो अपने मताधिकार से वंचित ना हो। मिल मानते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को एक से अधिक मत दें, ताकि वे अशिक्षित लोगों के विशाल बहुमत को प्रतिसंतुलित करें। मतलब कि मिल कहते हैं कि जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त हैं उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार हो, क्योंकि बाकी के और जो जनसंख्या है, मतलब कि बहुत सी जो बहुमत में हैं वे अशिक्षित लोग हैं। उन विशाल बहुमत को प्रतिसंतुलित करने के लिए जो विशिष्ट वर्ग हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, उनको एक से अधिक जो है मत देने का अधिकार होना चाहिए। अब बात करते हैं मिल के कल्याणकारी राज्य के समर्थन के बारे में। तो मिल पहले ऐसे प्रमुख उदारवादी होते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधि शासन का समर्थन करते हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा देते हैं। मिल शुरू में हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का ही समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधि शासन का समर्थन करते हैं और आर्थिक क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देते हैं। मिल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो होती है उनकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1848 में प्रकाशित हुआ, उसमें कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत भूस्वामियों के किसी विशेष प्रयत्न के बिना ही उनकी आय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। अतः इस अतिरिक्त आय पर कर लगाकर इसका उपयोग जो है कामगारों के कल्याण के लिए करना चाहिए। मतलब कि मिल मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो भूस्वामी हैं, जो जमींदार हैं, वो बिना किसी मेहनत के उनकी जो आय है वो दिन रात बढ़ती जाती है, लेकिन वहीं पे उस कार्य को जो कर रहे हैं उनकी आय को बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनको उसमें कोई संपत्ति नहीं मिलती है। अतः राज्य को चाहिए कि उस भूस्वामी के अतिरिक्त आय जो हो रही है उस पे कर लगा के उनके कल्याण के लिए काम करें।
मिल अपने पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1848 में प्रकाशित होती है में प्रथम संस्करण में वे समाजवाद की आलोचना करते हैं, लेकिन इसके अंतिम संस्करण में अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं और संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की वकालत करते हैं। तभी कहते हैं कि भूस्वामी के जो अतिरिक्त आय है राज्य को चाहिए कि उस अतिरिक्त आय पर कर लगाकर ये जो कामगार वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो इसलिए मिल उदारवादी परंपरा में पहला ऐसा विचारक बन जाते हैं जो कि पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के संबंध में व्यक्ति और राज्य के संबंध पर विचार करते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराते हैं। मतलब कि उदारवादी परंपरा में मिल ऐसा विचारक बन जाते हैं जो पूंजीवाद के प्रभाव पे व्यक्ति और राज्य के संबंधों पे विचार करते हैं। उदारवाद की परंपरा में मिल से पहले कोई ऐसा विचारक नहीं था जो कि राज्य को यह अधिकार दे कि वे भूस्वामियों के या व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करें। लेकिन मिल जो है व्यक्ति और राज्य के संबंधों पर विचार करते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराते हैं। अब बात करते हैं मिल की स्त्रियों की स्वतंत्रता पर विचार के बारे में। तो मिल अपने प्रमुख पुस्तक जो है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन जो कि 1869 में प्रकाशित होता है में यह प्रश्न उठाते हैं कि आदि मानवता अर्थात स्त्री को प्राचीन काल से आदि मानवता अर्थात पुरुष की पराधीनता में क्यों रखा गया है। तो मिल मानते हैं कि स्त्रियों की पराधीनता जो है को किसी भी आधार पे उचित नहीं ठहराया जा सकता। मिल मानते हैं कि पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता न केवल अपने आप में अनुचित है बल्कि यह मानव जाति के उन्नति के मार्ग में मुख्य बाधा भी है। मतलब कि मिल मानते हैं कि जो आधी मानवता है मतलब कि स्त्री जो है उनको प्राचीन काल से आधी मानवता मतलब कि पुरुष की अधीन रखा गया है। तो प्रश्न करते हैं कि उनको क्यों अधीन रखा गया है। ये जो अधीनता है ये किसी भी आधार पे उचित नहीं है। ये पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता जो है ये अपने आप में सिर्फ अनुचित ही नहीं है बल्कि इससे क्या है कि मानव जाति के उन्नति के जो मार्ग हैं उसमें प्रमुख बाधा भी है। मिल कहते हैं कि स्त्री की पराधीनता ऐसी विश्वजनीन प्रथा का रूप धारण कर चुकी है कि जब कहीं स्त्री के वस्त्रों की बात होती है तो यह अस्वाभाविक लगती है। मतलब कि मिल मानते हैं कि स्त्री की पराधीनता पूरे विश्व में इस तरीके से व्याप्त है, इस तरीके से ये एक रूप धारण कर चुकी है कि जब कहीं सुनाई देता है कि स्त्री की वस्त्रों की बात होती है तो ये असहज लगता है, अस्वाभाविक लगता है, उस पर विश्वास नहीं होता है। तो मिल तत्कालिक परिस्थितियों में स्त्री के मताधिकार के लिए, स्त्री के शिक्षा के लिए जो है कि शानदार पैरवी करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, स्त्री शिक्षा और स्त्री मताधिकार का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।